नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल ज्ञान की खान बाई आर.के. सिंह में। मेरे प्यारे दोस्तों, जूलॉजी का चैप्टर चल रहा था और एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम आए हैं। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, आपको मज़ा आया होगा एक्सपायरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकर। तो श्वसन तंत्र एक नया टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में चर्चा करते हैं। यह टॉपिक भी पढ़कर आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। हम चूँकि कोशिश करते हैं कि 15 से 20 मिनट में आपको पूरी जानकारी दें। आप चूँकि ऑफलाइन क्लास करते हैं या किसी अन्य चैनल से देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। हम कोशिश करते हैं कि एक छोटे से वीडियो में आपको, ताकि आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग भी लगे। जैसे इस टॉपिक में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हुचकी क्यों आता है, हम लोग को छींक अचानक क्यों आ जाता है, और हम लोग क्या केवल ऑक्सीजन ही श्वास के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही केवल छोड़ते हैं। तो ये सब जानने को मिलेगा इस टॉपिक में। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र, तंत्र जैसे ही लग गया यानी सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब अनेक चीज़ों से मिलकर वह बना हुआ है। तो देखिए, श्वसन तंत्र एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि यह एक अपचयन प्रक्रिया है। अपचयन के मतलब होता है कैटाबोलिक। कैटाबोलिक के मतलब चीज़ों को तोड़ देना, एनाबोलिक के मतलब चीज़ों को बनाना। तो यह तोड़ता किसको है? तो यह ग्लूकोज को, जब ऑक्सीजन मिलती है तो वह ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में तोड़ देता है। आपको ये रिएक्शन दिख रहा होगा। और जब तोड़ने के बाद ऊर्जा देता है तो नीचे ये भी लिख दिए हैं कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमसे किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, उसके बाद वसा से मिलती है और सबसे कम प्रोटीन से। ये दोनों अपने आप में एक क्वेश्चंस हैं। बैलेंस है, इधर भी है देखिए 6 कार्बन और इधर भी 6 कार्बन, सब बैलेंस है। अब समझते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो नहीं, जो जितनी मात्रा वायुमंडल में जो गैसें हैं सब हम लोग लेते हैं श्वास के रूप में। तो वायुमंडल में आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अन्य गैस भी हैं। तो मेन यही तीनों हैं। तो हम लोग चूँकि श्वास जब लेते हैं तब तो यही लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, 17% हो जाती है 21% से, और वही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से बढ़कर 4% हो जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही घटने बढ़ने के कारण हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इस प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। स्वाक्षोश्वास इधर लिखा हुआ होगा, ब्रीदिंग, स्वाक्षोश्वास। यह 2 प्रकार का होता है, निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन मतलब इंस्पायरेशन और निःश्वसन मतलब एक्सपायरेशन। तो यही हो गया ब्रीदिंग। हम लोग सांस लेते हैं, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो एक जागा हुआ व्यक्ति 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है और सोया हुआ व्यक्ति 12 से 13 बार। चूँकि वह गहरा सांस लेता है तो थोड़ा लेट से लेता है। बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वह 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस लेता है। हम लोग जो सांस लेते हैं तो कितना मैक्सिमम सांस ले लेते होंगे, कितना हवा अपने अंदर लेते होंगे? तो लगभग 500 ml हम लोग सांस लेते हैं। 500 ml मतलब 500 ml का एक बोतल देखिए, उसमें जितना हवा रहता है उतना हम लोग एक बार में लेते हैं। तो हम लोग का फेफड़ा का जो कैपेसिटी है वो लगभग 6000 ml है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 ml और टोटल वॉल्यूम 500 ml। अब हम लोग देखते हैं कि श्वसन। तो श्वसन हमारे शरीर में 2 तरह से होता है, यानी एक बाह्य श्वसन होता है, एक अंतः श्वसन होता है। तो बाह्य श्वसन हम लोग फेफड़ा से लेते हैं और अंतः श्वसन जो हम लोग लेते हैं वह कोशिका द्रव से लेते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब कोशिका में हम पढ़ा चुके हैं आपको। जब कोशिका द्रव से जो श्वसन लेते हैं वह अनॉक्सी श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन रहित, और माइटोकॉन्ड्रिया से तो ऑक्सी श्वसन लेते हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन आए हो कि अनॉक्सी श्वसन किससे लेते हैं। अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है कि बीज का अंकुरन जब होता है उस समय अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है, और जीवाणु में, ईस्ट में, ये सब में
अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है। उसके बाद देखते हैं कि श्वसन की क्रिया होती कैसे कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है। हम लोग जनरली सोचते हैं कि नाक से या मुंह से श्वास लेते हैं, तो यह गलत बात है। यह केवल एक मार्ग है, ना हम लोग नाक से श्वास लेते हैं ना मुंह से लेते हैं। हम लोग श्वास फेफड़ा से लेते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं वह फेफड़ा से श्वास लेते हैं। तो देखिए स्तनधारी जितने भी हैं, स्तनधारी क्या होता है ये भी आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। तो हर वीडियो आपको एक लिंकेज है। स्तनधारी फेफड़ा से श्वास लेता है। कीट पतंग जो होता है वह श्वास नली, श्वास नली का मतलब ट्रैकिया होता है। श्वास नली ये वाला पोर्शन, इससे सांस ले लेता है। जलीय जीव जो होते हैं वह गिल्स, गिल्स मतलब गलफाड़ा, जैसे मछली किससे सांस लेती है, गिल्स से लेती है। मेढक जो होता है, मेढक के बारे में बड़ा रोचक तथ्य है। वह जब जमीन पे होता है तो वह फेफड़ा से सांस लेता है, या पानी में। जब मिट्टी के अंदर चला जाता है तो वह त्वचा से सांस लेता है। तो मेढक 2 प्रकार से सांस लेता है। अब आपको शुरुआत करते हैं कि सांस हम लोग लेते कैसे हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सांस जो हम लोग का जो छिद्र दिख रहा है उसे नासा छिद्र कहते हैं। उसी में बाल होता है। तो बाल कहाँ होता है, नासा छिद्र में। उसके थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो नासक कपाट होता है। क्या होता है, नासक कपाट, जिसमें म्यूकस जमा हुआ रहता है, जो इसको हम लोग देहाती भाषा में नकटी कहते हैं, चिपचिपा होता है। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो कुछ धूल कण चला जाता है, तो बाल अगर नहीं रोक पाता है तो वही उसी में जाकर म्यूकस में जाकर सट जाता है। तो नासा छिद्र से नासक कपाट गया, नासक कपाट से सीधे हम लोग आ जाते हैं फायरिंग्स, फायरिंग्स जिसे ग्रसनी कहते हैं। इसी में भोजन और हवा दोनों, देखिए इधर अलग से चित्र पा रहे हैं, यहाँ पे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। एपिग्लोटिक्स क्या करता है, फायरिंग्स कपाट है, हिंदी में क्या कहते हैं फायरिंग्स को, ग्रसनी। तो ये जो एपिग्लोटिक्स क्या है कि एक देखिए यहाँ पे चौराहा का काम कर रहा है। यहाँ पे चौराहा वाला जो पुलिस होता है, देखते होंगे आप लोग, उसी का काम कर रहा है ये एपिग्लोटिक्स। इधर हवा आने देता है और इधर भोजन। अगर सांस लेते हैं तो इस तरफ जाता है फेफड़ा की तरफ, और अगर भोजन लेते हैं तो इधर जाता है आमाशय की तरफ। वही कभी कदाल हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग खाना खाते हुए रहते हैं और हम लोग का ध्यान कहीं और रहता है, तो मस्तिष्क कंट्रोल नहीं कर पाता इस चीज़ को। मस्तिष्क नहीं बता पाता है एपिग्लोटिक्स को कि तुमको कौन से चीज़ में लेना है। जैसे कि अगर हम लोग खाना खा रहे हैं और मस्तिष्क कहीं किसी को सोचने में लग जाता है, या किसी को ध्यान भटक जाता है, या कहीं कुछ दूसरा जगह माइंड हमारा रहता है, और उस बीच इसको एपिग्लोटिक्स को नहीं बता पाता है माइंड हमारा। और मस्तिष्क जब नहीं बताता है तो यही जो है भोजन जो है यह फेफड़ा की तरफ चला आता है। इधर ये वाला इधर खुल जाता है, इधर क्लोज होता है इधर। तो और इधर से फेफड़ा कहता है कि अरे अरे इधर कहाँ आ रहा है तुम, तो वही से हचाक से मारता है, नीचे से बल देता है। तो वही हम लोग के हुचकी आ जाता है। अगर हल्का भोजन गया है, थोड़ा सा नीचे ही आया है, तो हम लोग चूँकि इस पार्ट में हम लोग घुस गए हैं गलत एरिया में, तो हम लोग छींक देते हैं, तो पूरा देखते हैं कि छींक आ जाता है। तो हम लोग, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भोजन, हम लोग किसी को याद करते हैं भोजन करते वक्त, हम लोग कहते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है, तो हमको कोई याद नहीं करता, हम किसी को याद करते रहते हैं। इस वजह से भोजन गलत जगह चला जाता है। इधर एयर वाला पार्ट में चला जाएगा तो छींक आएगा ही, और ज़्यादा भोजन चला जाता है तो वही में देखते होंगे कि जब देखता है कि फेफड़ा कि अरे इधर बहुत सारा आ गया है, तो वो क्या करता है कि डायफ्राम के सपोर्ट से, डायफ्राम अभी बता रहे हैं, डायफ्राम के सपोर्ट से नीचे से बल देता है और वही पूरा भोजन को ढकेलता है, तो हुचकी आता है। देखता है अभी 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 नहीं गया है भोजन ऊपर, तो और ढकेलते हैं तो और हुचकी आता है। तो यही कारण से हुचकी भी आता है, और अचानक भोजन को हम लोग छींक भी देते हैं खाना खाते समय। तो आप लोग का भोजन कहाँ से गया, सांस कहाँ से हम लोग लिए, नासा छिद्र से नासा कपाट से आपका फायरिंग्स के बाद लायरिंग्स को ही स्वर तंत्र या वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये लायरिंग्स जो होता है, इसको दबा देने से आवाज़ हम लोग को मतलब नहीं निकलेगा बाहर। यही जो पक्षियों में होता है उसे सैरिंग्स कहते हैं। उसे पक्षियों के वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, सैरिंग्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ। तो लायरिंग्स वॉइस बॉक्स हो गया। लायरिंग्स के नीचे हो जाता है ट्रैकिया। देखिए ट्रैकिया श्वास नली। तो श्वास नली में देखे होंगे कि सी शेप का कार्टिलेज बना हुआ है, ये क्या लिखे हैं, ह्यूमन कार्टिलेज, ये सी शेप का बना होता है। यही जो है ना इस ट्रैकिया को मतलब स्पेस देता है, जिसे इसको मतलब गोल बनाए हुए रखता है। नहीं तो ये अगर नहीं रहेगा सी शेप का कार्टिलेज का मतलब उपस्थिरता, हड्डी में हम बता चुके हैं वो बोन से थोड़ा कमज़ोर होता है। तो ये कार्टिलेज उसको चिपकने नहीं देता है, नहीं तो चिपक जाएगा तो हम लोग सांस ही नहीं ले पाएंगे और ना सांस छोड़ पाएंगे। तो ये बहुत अहम रोल अदा करता है। सी शेप ये कहाँ होता है, ट्रैकिया में होता है सी शेप कार्टिलेज। ये ट्रैकिया से नीचे जब ये 2 भाग में बढ़ता है, इसे ब्रोंकाई कहते हैं, श्वसनी। क्या कहते हैं, ट्रैकिया के नीचे ब्रोंकाई।
ब्रोंकाई 2 भाग में बंटता है। ब्रोंकाई के बाद देखिए इससे भी रेड वाला जो बट रहा है, ये देखिए कहीं कहीं 2 पार्ट में बट गया है, 2-3 भाग में बट जाता है, तो इसे ब्रोंकियोलेस कहते हैं, श्वासनिका, हिंदी में इंग्लिश में ब्रोंकियोलेस। तो ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलेस, जो ब्रांच में बट जा रहा है उसे ब्रोंकियोलेस कह रहे हैं। 2 पार्ट में जो बट रहा है वह ब्रोंकाई है। और जो ये गुच्छा आप लोग देख रहे हैं यही एल्वियोली है, एल्वियोली। तो एल्वियोली यानी कुपिका कोष, इसी में मेन रूप से हम लोग सांस लेते हैं तो डायरेक्ट यहीं आता है। और जो अभी जो चल रहा है आपका कोरोना डायरेक्ट यहीं आकर अटैक करता है, यही इसी को भर देता है, जाम कर देता है एल्वियोली को ही, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तो ये हो गया कुपिका कोष, एल्वियोली। एल्वियोली देखिए ये जो है फेफड़ा, ये दोहरी झिल्ली से झाँका हुआ, जिसे प्लीउरा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीउरा मेम्ब्रेन। और ये नीचे जो है ये यही है क्या, डायफ्राम। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। सांस लेने में हम लोग को यही 75% मदद करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा को इतना ताकत नहीं होता है कि वह सांस को ढकेल पाए, तो ये डायफ्राम ही है जो मदद करता है। तो आप कहिएगा कि सर जो गर्भवती महिलाएं होती है उसको तो पेट में जगह नहीं रहता है, तो ये जो क्या करता है, चूँकि जब हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम जो होता है वह नीचे आता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर जाता है। महिलाएं में तो जब जो वह प्रेग्नेंट होती है तो जगह नहीं होता है, चूँकि उसके नीचे गर्भाशय होता है, तो वह पसलियों से सांस लेती है और पसलियाँ सिकुड़ती है और फैलती है। अगर पसलियाँ टूट जाएगा तो उस गर्भवती महिला को मृत्यु हो जाएगा। और हम लोग में अगर देखते होंगे, कोई व्यक्ति को देखे होंगे ना हाथ टूटा है ना पैर टूटा है, अचानक कोई एक्सीडेंट किया तो इस तरफ से लग गया, उसको मृत्यु हो जाता है। वो होता क्या है कि डायफ्राम टूट जाता है, सारा अंग सही है, डायफ्राम टूट गया। तो जब डायफ्राम टूट गया तो सांस तो हम लोग अंदर ले लिए थे, सांस को ढकेलेगा कौन, फेफड़ा में तो उतना ताकत है नहीं, तो उस व्यक्ति को उस हालत में मृत्यु हो जाता है। तो यही सब हालत होता है। डायफ्राम बहुत बड़ा रोल अदा करता है सांस लेने में। और महिलाएं जब गर्भवती होती है तब उसको सांस लेने का काम क्या करता है, पसलियाँ करती है। देखिए ये संयोजी ऊतक क्या होता है, वह ऊतक चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ब्लड भी एक संयोजी ऊतक होता है। तो आपको श्वास नली एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग सांस लेते हैं उस चीज़ के बारे में। नासा छिद्र से नासा कपाट में जाता है, नासा कपाट से आपका जाता है सीधे फायरिंग्स में। कहाँ जाता है, फायरिंग्स में। नासा छिद्र, देखिए नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से फायरिंग्स, फायरिंग्स से लायरिंग्स, फायरिंग्स से लायरिंग्स, लायरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकोली, ब्रोंकोली से ब्रोंकियोलेस, और ब्रोंकियोलेस से एल्वियोली। एल्वियोली के बाद कहाँ जाता है, एल्वियोली में तो सांस आ गया, ऑक्सीजन जब एल्वियोली में आ जाता है तो वहाँ चूँकि ब्लड रहता है, और ब्लड में देखिए यहाँ पे हम लिख दिए होंगे कहीं पे, आप देखिएगा एल्वियोली का है, एल्वियोली से ब्लड में जाता है। ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा रहता है। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो गैसों का आदान प्रदान। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है कि वहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है, चूँकि हम लोग सांस लें उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लेके आगे सेल में, चूँकि सेल में बांट देता है, आगे बढ़ाते जाता है। और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, और माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को लेकर क्रेब्स चक्र चलाता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। और जैसे ही ये सेल को डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन, वहाँ से क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेता है, और लेने के बाद फिर से ये एल्वियोली को दे देता है। एल्वियोली क्या करता है कि वापस इस रास्ते से फेंक देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यही प्रक्रिया चलते रहती है कि एल्वियोली में फाइनली सांस आता है ब्रोंकियोलेस के रास्ते, एल्वियोली से ब्लड में जाता है, ब्लड सेल में जाता है, और सेल वापस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को ले लेता है और वापस दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर ये वापस ढकेल देता है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और ये जो हेमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे धुआं में आदमी बहुत जल्दी बेहोश हो जाता है या मर भी जाता है, क्योंकि यह इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। कच्चा धुआं वगैरह जो निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, और उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है एल्वियोली से। एल्वियोली से लेकर पूरे कोशिका में बांट देता है, धुआं ही धुआं भर जाता है पूरे कोशिका में, और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि मेन काम क्या करता है, एल्वियोली करता है।
और आप लोग को एयर और फूड सब समझ में आ गया होगा। जब हम लोग सांस लेते हैं, जब पर्वत पे जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। समुद्र में भी जाते हैं या नदी उदी में तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन की मात्रा हम लोग कृत्रिम रूप से लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गहरा समुद्र 300 फीट तक की गहराई से या उससे ज़्यादा में जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम की मात्रा हम लोग लेते हैं। तो इसलिए लेते हैं क्योंकि केवल ऑक्सीजन आप नहीं ले सकते हैं। केवल ऑक्सीजन बहुत भारी होता है और बहुत भारी होने की वजह से अगर हम लोग सांस लेंगे तो डायफ्राम हमारा टूट जाएगा, हृदय पे भी, फेफड़ा पे भी चोट लगेगा बहुत कस के। तो इसलिए मिश्रित गैसों को मिलाकर हम लोग लेते हैं श्वास के रूप में। तो श्वसन हो गया, 2 प्रकार के होता है, अंतः और बाह्य। अंतः श्वसन आपको बता दिए कि कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और बाह्य श्वसन फेफड़ा में होता है। आपको ये भी बता दिए कि कितना हम लोग सांस लेते हैं, और श्वसन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी आपको बता दिए हैं, कैसे कैसे सांस आता है। अब चयन प्रक्रिया कैसे हुई ये समझ लीजिए कि चूँकि यहाँ से देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन टूट रहा है, ऊर्जा का नहीं, तो किसी चीज़ों को टूटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और क्यों हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और छोड़ते हैं ऐसा कहते हैं? क्योंकि 4% के अंतर होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से आपको फायरिंग्स, फायरिंग्स से लायरिंग्स, लायरिंग्स से आपको ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकोली, ब्रोंकोली से ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस से एल्वियोली, एल्वियोली से आपको वहाँ पे रहता है आपको ब्लड, और ब्लड में चूँकि हीमोग्लोबिन की मात्रा रहती है, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन गैसों का आदान प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को ले जाता है सेल में, सेल आपको ऑक्सीजन को दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, वापस एल्वियोली को देता है, एल्वियोली वापस ब्रोंकियोलस को, ब्रोंकियोलस ब्रोंकोली को, फिर उसी रास्ते से आपको रिटर्न हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ देते हैं। तो यही सब था आपको श्वसन तंत्र के बारे में, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपके। तब तक हमारे साथ बने रहिए, और इस चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ज्योग्राफी का भी पार्ट्स हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं और बहुत मज़ा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि देहाती भाषा में हम चीज़ों को समझाते हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।